नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ। तो बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो पूछा है प्रमोद शर्मा जी ने। सर, रूट रॉट के लिए बताओ, ट्राइकोडर्मा सिंगल काम करेगा? H2O2 सब पेड़ों में पहले डालना पड़ना कि इन्फेक्टेड प्लांट्स में? देखिए शर्मा जी, यदि आपके पौधों की जड़ों में केवल फंगल इन्फेक्शन है तो आप सिंगल ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपके पौधे में केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप सिंगल स्यूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि बैक्टीरियल और फंगल दोनों है तो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आपने पूछा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी पेड़ों में डालना है या इन्फेक्टेड प्लांट्स में। तो H2O2 को ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास की ड्रेंचिंग से 20 दिन पहले डालना है। H2O2 को इन्फेक्टेड सॉइल में डालना चाहिए। बाकी यदि आपको लगता है कि फाइटोप्थोरा फंगस का प्रकोप पूरे बगीचे में नहीं है तो जिस जगह फंगस नहीं है वहां पर आप H2O2 को छोड़ भी सकते हैं। वहां पर आप डायरेक्ट ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आप यह कार्य बगीचे में करते हैं उस समय बगीचे में भरपूर नमी होनी चाहिए। जैसे कि आजकल अभी सूखे की स्थिति है, तो ऐसे में ये प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। और यदि सिंचाई सुविधा इतनी नहीं है तो अभी पहले मानसून बरसने दें, उसका इंतज़ार करें और उसके बाद ही इसे अपने बगीचे में अप्लाई करें। आशा है आपको आपके प्रश्न का उचित सॉल्यूशन मिल गया होगा। बागवान साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है श्याम खूंट जी ने। वूली एफिड के लिए कौन सी स्प्रे करें? देखिए खूंट जी, यदि उद्यान विभाग के स्प्रे शेड्यूल के अनुसार बात की जाए तो उद्यान विभाग वूली एफिड के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करने की सलाह देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी देते हैं कि इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से माइट की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में यदि बगीचे में केवल कुछ भाग में ही, कुछ टहनियों में ही वूली एफिड की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस की स्पॉट स्प्रे कर सकते हैं, और बाकी पोस्ट हार्वेस्ट में क्लोरोपाइरीफॉस की पूरे बगीचे में स्प्रे कर लें। यदि आप स्पॉट स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप नीम ऑयल के 4 दिन के अंतराल में 2 बार नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। बाकी वूली एफिड का प्रॉपर इलाज पोस्ट हार्वेस्ट में ही होता है। सेब तुड़ान के बाद 200 लीटर पानी में 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है, और नवंबर में तने के चारों ओर क्लोरोपाइरीफॉस का ड्रेंचिंग करना है। इससे वूली एफिड को बगीचे से खत्म किया जा सकता है। आशा है आपके सवाल को उचित सोल्यूशन आपको भी मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है हिम सिंह जी ने। फॉस्फोरस और पोटाश का बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है जिसमें मैग्नीशियम भी हो? हिम सिंह जी, मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो आपको इजीली मिल जाए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में 0.34 आता है तो आप उसके साथ मैग्नीशियम को आप अलग से भी कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं जिसमें फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है, उसे भी आप कर सकते हैं, और फिर उसके साथ 0.050 जो पोटाशियम आता है उसे अलग से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली उपलब्ध हो जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब सेब तुड़ान के लिए 6 सप्ताह का समय रह जाता है तो नाइट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है यूज़र DXA। भाई जी, सेब के पौधों की चोटियों में ग्रोथ नहीं आ रही, चोटी सूख जैसी रही है, क्या कारण होगा? प्लीज़ बताओ, क्या उपाय है उसका? देखिए, पहली बात तो आपने अपना नाम नहीं बताया, और जो आपकी ग्रोथ ना आने की समस्या है इसका एक कारण नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आपके पौधे किसी कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे या तो आपकी प्रोनिंग प्रैक्टिस गलत हुई है, या आपके यहाँ रूट रॉट की समस्या है, या फिर आपके बगीचे जो है वो स्टोनी एरिया में है। आप बिना देखे
अब रीज़न बताना अब बिना देखे बहुत ही मुश्किल है, कठिन कार्य है। यदि आपने कोई फ़ोटो भेजी होती तो पौधों को देखकर भी बताया जा सकता था कि प्रॉब्लम क्या है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भेज सकते हैं, तभी कुछ पता लग सकता है। ऐसे सॉल्यूशन बताना मुश्किल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो देखकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो पूछा है शर्मा फ्रूट्स ने। सर जी, फ्रूट में अगर रस्ट हो जाए तो क्या करें? शर्मा फ्रूट जी, रस्ट का मेन रीज़न होता है वो होता है दवाइयों की बहुत ज़्यादा मिक्सिंग। आजकल कुछ बागवान भाई बिना जानकारी के सारी दवाइयाँ मिक्स कर लेते हैं और उसका छिड़काव कर लेते हैं। ऐसा करने से रस्टिंग होती ही है, इसलिए मिक्सिंग करने से बचें। अगर ज़रूरी हो तो अलग से छिड़काव करें। इसके अलावा ज़्यादा नमी में भी या ज़्यादा ड्राई कंडीशन के बाद एकदम से बारिश आने पर भी यह समस्या आ सकती है। इसलिए टफ वेदर में बोरोन और कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है ताकि इससे बचा जा सके। इसके अलावा इसका एक कारण और भी हो सकता है, जो है पाउडर मिल्ड्यू। इसलिए उद्यान विभाग भी पेटल फॉल से वॉलनट स्टेज के बीच का जो समय होता है उसमें सिस्टेमिक फंजीसाइड जैसे माइक्लोब्यूटानिल या डाइफेनाकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल करने की सलाह बागवानों को देते हैं, ताकि सही समय पर पाउडर मिल्ड्यू के अटैक को रोका जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके। शर्मा फ्रूट जी, रस्ट को आने से पहले उपाय करने से इसे रोका जा सकता है। लेकिन यदि फ्रूट में यह प्रॉब्लम आ चुकी है तो अब इसे 100% ठीक नहीं किया जा सकता है। फिर भी अभी इसकी रोकथाम के लिए बोरोन कैल्शियम का छिड़काव करते रहें और आने वाले समय में भी कैल्शियम का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। अगला प्रश्न है धर्मवीर ठाकुर जी का, थाइफोनेट मिथाइल कैन वी डू आफ्टर वॉलनट साइज? बिल्कुल ठाकुर साहब, आप थाइफोनेट मिथाइल कर सकते हैं अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया है। लेकिन यदि आपने पहले यूज़ कर लिया है एक बार, तब आपको नहीं करना चाहिए, फिर आपको कोई दूसरा केमिकल यूज़ करना चाहिए। अगला प्रश्न है गौतम शेट्टी का, बागवानी विशेषण मतलब क्या होता है? शेट्टी जी, आप शायद बागवानी की बात कर रहे हैं। जैसे अनाज की फसल उगाने वाले किसान खेतीबाड़ी करते हैं, वैसे ही फल उत्पादक किसान बागवान कहलाते हैं। गौतम जी, आप ज़रूर बताएं आप किस जगह से हमारी वीडियो देखते हैं। कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कमल राठौर जी का, एज पर माई सॉइल रिपोर्ट, मेरी सॉइल का pH 5.01 है और फॉस्फोरस एक्सट्रीमली हाई है और पोटाशियम वेरी हाई है। क्या मुझे NPK डालना चाहिए या कुछ और? प्लीज़ गाइड मी। राठौर जी, बाकी ठीक है, लेकिन आपका सॉइल pH कम हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है यदि हम यूरिया के इस्तेमाल सॉइल में करते हैं, लेकिन उसके बाद चूने का प्रयोग हम नहीं करते। जो भी बागवान सॉइल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसके 20 से 30 दिन में चूने का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। यदि ऐसा ना किया जाए तो हमारी सॉइल एसिडिक होने लगती है और pH मान कम होता जाता है। राठौर जी, आपको NPK डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी 2-3 साल में पोटेशियम और फास्फोरस आपके बगीचे में भरपूर है, 2-3 साल तक अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर में सॉइल में नाइट्रोजन डालें तो नाइट्रोजन के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करें। इसके अलावा यदि संभव हो तो सॉइल में जीवामृत बनाकर डालते रहें नियमित रूप से। इससे आपकी सॉइल भी स्वस्थ होगी और pH मान भी सुटेबल रहेगा। आशा है आप हमारे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है एमोलिक। सर, बोरोन का सेकंड स्प्रे कब करें हम? जी, आजकल आप बोरोन का सेकंड डोज कर सकते हैं और आजकल की ड्रॉट कंडीशन को देखते हुए सभी बागवानों को बोरोन की स्प्रे जरूर रूप से करनी चाहिए। अगला प्रश्न है लाइफ 89 प्रो का, सर ऐसा सुनने में आया है कि पिछले साल जितनी फसल भी नहीं है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर में भी हिमाचल में बहुत कम फसल थी और इस साल के रुझान भी कुछ ऐसे ही आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह फसल नहीं है, कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी फसल है और कुछ जगह पर एवरेज सी फसल है। कुल मिलाकर यही लग रहा है कि इस साल भी हम पुराने आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद है कि पिछले साल से थोड़ा ऊपर हम इस साल पहुंच सकते हैं। अगला कमेंट है संजीव VR जी का, हमारे तो इस साल ऑन ईयर में भी कम फसल है।
जी संजीव जी, बिल्कुल ऐसा होने का मेन रीज़न यही है कि पिछले साल हिमाचल में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें बहुत से बगीचे भी तबाह हुए और हमारे पौधे भी पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण स्ट्रेस में रहे और अधिकांश क्षेत्रों में प्री मैच्योर लीफ फॉल हुआ, जिस कारण पौधा नए बीमें तैयार करने में असमर्थ था। और फिर जहां फसल की उम्मीद भी थी इस साल, वहां भी मौसम की विपरीत परिस्थितियों के चलते पौधों पर फसल अनुमान से कम देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमारा फर्ज है कि अब जो कुछ भी हमारे पास है हम उसकी केयर करें, क्योंकि मौसम की विपरीत परिस्थितियां अभी तक वैसी बनी हुई है, अभी भी ड्राई कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। रोहित ठाकुर जी पूछते हैं, HMO के साथ नीम ऑयल कितना डलेगा? रोहित जी, यदि नीम ऑयल 3000 ppm का है तो 200 लीटर पानी में 500 ml डलेगा, और यदि नीम ऑयल 10,000 ppm का है तो 200 लीटर पानी में 180 से 200 ml तक डलेगा। अगला प्रश्न है वर्मा हिट्स का। सर, हर साल पत्तों में अल्टरनेरिया और लीफ फॉल हो जाता है। वर्मा जी, अल्टरनेरिया को शुरुआती दौर में ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब मानसून बरसता है तो पत्तियों पर मार्सोनिना का अटैक होता है, तो उसके बाद पतझड़ शुरू होता है और ऐसे में पत्तियों को बचाना बागवानों के लिए टेढ़ी खीर बन जाता है। यदि आपको पता है कि आपके हर साल असामयिक पतझड़ होता है तो आपको सही समय पर इसको कंट्रोल करने के लिए कार्यरत होना चाहिए। जिन बागवानों के हर साल असामयिक पतझड़ होता है वह ये बात समझ लें कि सीजन के दौरान कोई भी विशेष दवाई उनके पतझड़ को नहीं रोक सकती, मतलब असामयिक पतझड़ होना ही है। यदि आप इस परिस्थिति से पार पाना चाहते हैं, पतझड़ ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे सही समय होता है सर्दियों का मौसम। सर्दियों में फ्लोर मैनेजमेंट बगीचे की अच्छे से करें। पुरानी पत्तियों को जो बगीचे में गिरी होती है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। इसके लिए हमारे चैनल पर अलग से भी वीडियो बने हैं, आप उन्हें देखकर मैनेजमेंट कर सकते हैं और हर साल होने वाले असामयिक पतझड़ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगला प्रश्न है विमल महक जी का। सर, ऑन ईयर ऑफ ईयर से कैसे निजात पाएं? जी, अधिकतर बागवान यही समस्या से ग्रस्त होते हैं कि एक साल में अच्छी फसल होती है और दूसरे साल में पूरा बगीचा खाली हो जाता है। इससे बचने के लिए या इस समस्या से पार पाने के लिए आपको प्रूनिंग टेक्निक्स में बदलाव करने की ज़रूरत है और साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। प्रूनिंग करते समय ऑन ईयर में आधे बीमे रिन्यूअल पर डालने चाहिए, जो पुराने बीमे होते हैं उन्हें रिन्यूअल पर डालने चाहिए, और आधे बीमे जो है फसल के लिए रखने चाहिए, जिससे इस साल भी सेव होंगे और अगले साल के लिए भी नए बीमे बनेंगे। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पौधे को दिए जाते हैं वो भी ज़रूरी रूप से पौधों को दें, विशेष रूप से जिस साल फसल बहुत ज़्यादा हुई हो। ऐसा करने से हर साल पौधों पर एवरेज फसल आएगी। एवरेज फसल लगने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि फ्रूट क्वालिटी भी बेहतर बनती है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान प्रूनिंग टेक्निक्स पर देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है यूजर फॉर एनवी। 200 लीटर पानी में लस्सी कितनी डालनी चाहिए? आपने भी अपना नाम नहीं लिखा है। यदि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं और खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो 200 लीटर पानी में 5 लीटर तक खट्टी लस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इसका डोज ऊपर नीचे भी हो जाए तो इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होता है नेचुरल फार्मर्स को कि इसका प्रयोग नियमित रूप से करते रहना है, कोई भी स्प्रे इसकी छोड़नी नहीं है। अगला प्रश्न है रमेश कुमार जी का। लस्सी कितनी पुरानी होनी चाहिए सर? 6 महीने पुरानी चलेगी? रमेश कुमार जी, लस्सी कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी तो होनी ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पुरानी हो उतना अच्छा होता है। आप पूछ रहे हैं कि 6 महीने पुरानी लस्सी चलेगी, तो 6 महीने पुरानी लस्सी बिल्कुल चलेगी, लेकिन इतनी पुरानी लस्सी को आपने अच्छे से छान कर यूज़ करना है, क्योंकि पुरानी लस्सी में जो है जीवाणु बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए यूज़ करने से पहले अच्छे से छान कर आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। जितनी पुरानी लस्सी होगी उतना ज़्यादा असर करेगी। लेकिन अधिकतर बागवान इसलिए बहुत ज़्यादा पुरानी लस्सी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा पुरानी लस्सी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। लेकिन असल में आप जितनी पुरानी लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा यह फसलों को लाभ पहुँचाती है। अगला प्रश्न है संजीव कुमार जी का। दवाई का नाम बताओ, कौन सी डालनी है?
संजीव जी जब भी बागवान यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे पूछते हैं तो हम सबको केमिकल नाम बता देते हैं। अब एक ही केमिकल नेम की दवाइयाँ अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से बनाती है। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि रूल्स के अनुसार इसे प्रमोशन माना जाएगा। बाकी हम केमिकल नेम आपको हमेशा बताते हैं, आप उसे देखकर दवाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो मार्केट में ही हो बेविस्टिन, मेविस्टिन, धनुस्टिन, डेरोजल, बेनफिल, गिलजिम, कार्विस्टिन, गोल्डस्टिन तथा और भी अन्य कई नामों से आती है। भले ही हो इतनी अलग अलग नामों से आती है मार्केट में, लेकिन एक नाम जो इन सारी दवाइयों पर कॉमन लिखा होगा वह है कार्बेंडाजिम 50% WP। ऐसा हर कंपनी को लिखना पड़ता है। अपने जो प्रोडक्ट है उसमें हर कंपनी को केमिकल नाम लिखना ही पड़ता है। और यदि बागवान हर दवाई को केमिकल नाम से ज़्यादा पहचाने तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने से सेम केमिकल रिपीट होने की समस्या भी नहीं आती बागवानों को। इस हम पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेने के बजाय आपको दवाई का केमिकल नाम बताते हैं। आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। बागवान साथियों, यदि आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कहीं भी हमसे पूछ सकते हैं। आपके इस सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि आज के वीडियो में किसी का प्रश्न छूट गया होगा तो वह दोबारा हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।